बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और मैं डीएचक्यू हॉस्पिटल बन्नू में एजारीन ऑफिसर जो है वो काम करता हूं। आज की इस वीडियो का मकसद लोगों में एड्स के हवाले से एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना है। एड्स जो है वो एक वायरल बीमारी है जो कि वायरस से एक बीमार इंसान से एक हेल्थी इंसान में जो है वो स्प्रेड होती है। और एड्स हमारे बॉडी का जो मुदाफ़ाती निज़ाम होती है उसके ऊपर जो है नज़रअंदाज होती है, उस हिफाजती निज़ाम को ख़राब कर लेते हैं। और इसके बाद जो भी जरासीम्स होते हैं, जो भी वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज, वो हमारे बॉडी के अंदर ईज़िली इंट्रोड हो सकते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो है वो मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल बीमारियाँ जो है वो काज़ कर सकते हैं। एड्स जो है वो डे टू डे उसकी तादाद, उसकी केसेज़ जो है, उसका नंबर जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। और अगर हम बन्नू की बात करें तो बन्नू में तकरीबन 950 केसेज़ जो है वो एड्स के अभी तक जो है वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। और इसमें तकरीबन 775 केसेज़ जो है वो बन्नू के लोकल केसेज़ है और बाकी जो केसेज़ है वो बन्नू के जो सराउंडिंग्स एरियाज़ है वहाँ से रिपोर्ट हो चुके हैं। अब एड्स के हवाले से जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात यह है वो ये है कि एड्स को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, एड्स को हम जो है वो किस तरह हम बचा सकते हैं और एड्स कौन से तरीकों की वजह से जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है वो मुंतकिल हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो यह है कि सबसे पहले हमें एड्स के बारे में पता होनी चाहिए कि एड्स की सिम्पटम किस तरह होती है और किस तरह हमें अंदाज़ा होगा कि हम में या किसी दूसरे पेशेंट्स के अंदर जो है वो एड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर सिम्पटम्स है, जो एड्स का मेजर जो है वो एक अलामात है, वो ये है कि इस तरह के पेशेंट्स के अंदर जो है वो बुखार होता है, उस पेशेंट्स को टेम्परेचर्स होता है और उसके अलावा उसके होल बॉडी के अंदर, उसके कंप्लीट जिस्म्स के अंदर जो है वो दर्द होता है। इसके अलावा उसकी स्किन के ऊपर रैशेज़ होते हैं, उसकी स्किन के ऊपर जो है डिफरेंट टाइप के डिस्कलरेशंस होती है और उसके अलावा जो है उसके लिम्फ नोड्स वगैरह जो है वो स्वेल्स होते हैं और उसके अलावा उसको जॉइंट पेन जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जोड़ों के अंदर उस तरह के पेशेंट्स को दर्द होता है और उसके अलावा उसका वज़न जो है वो डे टू डे डिक्रीज़ होता है। तो ये वो सिम्पटम्स है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा उसके सिम्पटम्स है जो डिपेंड करते हैं एड्स के स्टेजेस के ऊपर, जिससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इस पेशेंट को एड्स की बीमारी है। इसके बाद एड्स जो है वो किस तरह एक बीमार इंसान से एक हेल्थी इंसान में मुंतकिल हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट उसका फैक्टर है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ज़्यादातर जो सेक्स वर्कर्स है लोकल लैंग्वेज में जिसको हम हिजड़े कहते हैं, जिसको हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, ये सबसे मेजर एक रिस्क है एड्स की बीमारी के फैलाव के लिए। तो हमें चाहिए कि उससे जो है वो बचाना चाहिए, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना चाहिए ताकि वो इसी तरह के काम से अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट रहे। इसके बाद जो ड्रग एडिक्ट केसेस होते हैं, वो लोग जो अक्सर अपने आप को इंजेक्शंस लगा लेते हैं, तो वो लोग भी एक कॉमन सिरिंज यूज़ कर लेते हैं और 2-3 लोग जो है उस एक सिरिंज को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी एक मेजर रिस्क है, ये भी एक मेजर पथवे है जिसकी वजह से एड्स जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर एक मदर जो है वो एड्स की विक्टिम है, बीमार है, तो उसकी वजह से उसके बच्चों में भी एड्स जो है वो स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा जो नॉन स्टेराइल इक्विपमेंट होती है, अक्सर जो सर्जरीज़ के टाइम पे मल्टीपल इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है, अगर उसकी वजह से किसी ऐसी पेशेंट की सर्जरीज़ की गई हो जो एड्स का मरीज़ हो और उसी इक्विपमेंट से जो है किसी दूसरे हेल्थी इंडिविजुअल की भी सर्जरीज़ कराई जाए, तो ये भी एक रिस्क है उस बंदे के लिए। इसके अलावा जो डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, ज़्यादातर डेंटिस्ट्रीज़ के अंदर जो आरसीटीज़ होती है या मल्टीपल जो प्रोसीजर्स होती है, उसके अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है, अगर वो इक्विपमेंट एक कंटामिनेटेड पेशेंट के लिए इस्तेमाल की गई हो और उसके साथ हम किसी दूसरे हेल्थी इंडिविजुअल की भी प्रोसीजर कराई जाए, तो ये भी एक मेजर जो है वो रिस्क है। इसके अलावा ज़्यादातर टैटूज़ लोग कराए जाते हैं, मल्टीपल जो है वो वर्ड्स लिखते हैं, मल्टीपल जो है वो पिक्चर स्क्रीन के ऊपर या इस तरह से बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स के ऊपर बनाए जाते हैं, तो वो भी एक मेजर जो है वो रिस्क है। इसके अलावा ज़्यादातर वुमेन जो इस्तेमाल कर लेते हैं ज्वेलरीज़, तो ज्वेलरीज़ के लिए वो मल्टीपल पार्ट्स में जो है वो होल्स बना लेते हैं, जिस तरह ईयर लोब्स है, नोज़ वगैरह ना, तो उसमें भी अक्सर जो नीडल्स वगैरह इस्तेमाल होती है, उसकी वजह से भी एड्स जो है वो स्प्रेड हो सकती है। और इसके अलावा जो बार्बर शॉप्स होते हैं, जहाँ पे लोग बाल्स वगैरह, शेव्स वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे भी अगर एक इसी तरह ब्लेड्स जो है वो मल्टीपल पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो भी एक मेजर रिस्क है एड्स के लिए। इसके अलावा अक्सर लोगों में एक मिसकंसेप्शन जो है वो पाया जाता है और ज़्यादातर लोग जो है इसके बारे में कन्फ्यूज़ है कि वो कौन-सी जो है वो वेज़ है जिसकी वजह से एड्स स्प्रेड नहीं हो सकता। तो ऑर्डिनरी जो टचिंग्स होती है या जिस तरह हगिंग्स होती है या एक दूसरे के साथ हैंडशेक्स हम कर लेते, तो उसकी वजह से एड्स जो है वो स्प्रेड नहीं हो सकता। इसके अलावा थ्रू फूड्स अक्सर अगर हम कंबाइनली एक दूसरे के साथ खुराक खाते, तो उस टाइम पे भी एड्स जो है वो खुराक के खाने के साथ जो है वो स्प्रेड नहीं हो सकता। इसके अलावा माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट जो होता है, उसके साथ भी एड्स जो है वो स्प्रेड नहीं हो सकता। इसके अलावा इंसेक्ट्स बाइट्स के साथ भी और इसके अलावा कॉमन पूल्स वगैरह में अगर किसी जगह पे लोग एक साथ नहाते, तो वहाँ पे उनके साथ भी जो है वो एड्स स्प्रेड नहीं हो सकता। अब देखिए इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस, यानी अगर एक बंदा किसी ऐसे ब्लड जो है उसको एक्सपोज़ हो जाए जो एड्स के मरीज़ का हो, तो उस बंदे को क्या करना चाहिए?
यानी फॉर एग्जांपल एक बंदा हॉस्पिटल में काम कर रहा है और वहाँ पे उसको एक नीडल प्रिक इंजरीज हो जाए और बाद में पता चले कि वो पेशेंट जो है जिससे प्रिक हो चुका है वो पेशेंट जो है वो एड्स का मरीज़ है। तो इसी तरह के बंदे को चाहिए कि वो विद इन 72 आवर्स, विद इन 3 डेज़ जो है वो एड्स की जो सेंटर है वहाँ पे रिपोर्ट करे और वहाँ पे उसको प्रोफाइलेक्सिस जो है वो ट्रीटमेंट दी जाती है 28 डेज़ के लिए, और उसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर जो एड्स की जरासीम है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है एड्स का, एड्स के लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो ट्रीटमेंट हम दी जाती है वो एड्स की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको कम करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एड्स की डायग्नोसिस के लिए हम एक टेस्ट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उसके लिए हम एक किट इस्तेमाल कर लेते हैं और इस किट की वजह से जो है वो हमें डायरेक्टली अंदाज़ा हो सकती है कि ये पेशेंट जो है वो एड्स का मरीज़ है या एड्स का मरीज़ नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि जो ट्रांसमिशन के या जो एड्स के मुंतकिली के प्रोसेस है जिसकी वजह से एड्स एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है, तो उससे हमें अपने आप को भी बचाना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर को भी बचाना चाहिए और अपने कम्युनिटी के सब लोगों को उसके हवाले से अवेयरनेस देना चाहिए, उसके हवाले से उसको गाइड करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिकॉशन को, अपनी एहतियाती तदबीर को इस्तेमाल करे ताकि वो अपने आप को भी और अपने फैमिली मेम्बर को भी एड्स जैसी मुख्तलिफ बीमारी से बचाया करे।